स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिसन स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो नाम मत पूछिए हमसे, बहुत अजीब इसका प्रोनाउंसिएशन हमसे होता नहीं है। आर्टिसन आर्ट सॉरी सॉरी अबाउट दैट। ये बनाया गया था 2015 में और इनका था कि ये लो कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे रिमोट लोकेशन में। प्लैनेट के जितने भी रिमोट लोकेशन है, जैसे मेक्सिको का ये लोग स्टार्टिंग में एग्जांपल देते थे, आगे मैं क्लियर कर दूंगा मेक्सिको क्यों है एग्जांपल ये, तो वो देना चाहते हैं कि इंटरनेट हम दूर पे सैटेलाइट का इस्तेमाल करके दे देंगे। और इन्होंने डेमो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, डेमो सैट, ये 2018 में लॉन्च किए थे। और उसमें तिगड़म ये था कंपेयर टू बाकी सब एल्स, मतलब बाकी सब भी तो वही कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें था कि ये एसडीआर पे चल रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो पे, यानी कि रेडियो का बैंडविड्थ जो है, कितने स्पेक्ट्रम, कितना स्पेक्ट्रम का कवरेज है वो ज़्यादा है। पेनल्टी पड़ती है एसडीआर में, आप चलते हो कंपेयर टू डेडिकेटेड रेडियो। डेडिकेटेड रेडियो बहुत इफिशिएंट होता है, बहुत ये देता है फ्लेक्सिबिलिटी जीरो, यानी कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और उस देश का अलग स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट है, यानी कि सर आप ये स्पेक्ट्रम नहीं, जैसे 5G में हुआ था ना कि ये सर ये फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ कर सकते, ये कीजिए या इधर, वो सब अगर होता है तो एसडीआर आपको बचा लेता है। समान है, एसडीआर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर देगा, लेकिन अगर एसडीआर नहीं है तो डेडिकेटेड रहता। तो ये एसडीआर पे इन्होंने गैम्बल खेला। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरली आप समझिए सैटेलाइट बहुत कंजर्वेटिव टेक्नोलॉजी है, मतलब फूक फूक के रखा जाता है, तो छोटा छोटा चीज़ भी नहीं एक्सपेरिमेंट होता है। तो इन्होंने छोटे से क्यूब सैट में किया था और इसके बाद जैसे ही इन्होंने दिखाया, $400 मिलियन का फंडिंग से इनको मिल गया। काफ़ी सारे प्लेयर्स मिला, एक से नहीं मिला है 400 मिलियन, लेकिन अच्छा खासा पैसा धड़ाके के मिल गया इनको। और उसके बाद इन्होंने माइक्रो जियो सैटेलाइट को लॉन्च किया। आप समझिए जियो स्टेशनरी के लिए जितने रॉकेट बनाए जाते हैं वो जनरली बड़े क्यों होते हैं। जैसे आप इंडिया में ही देख लो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वर्सेस आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्योंकि जियो स्टेशनरी में हम लोग बड़ा चीज़ भेजते हैं, मतलब कि उतना अगर हम लोग दूर भेज रहे हैं तो एक वो हो जाता है कि यार थोड़ा ढंग का ही चीज़ भेजो। तो जियो स्टेशनरी का एवरेज वजन बहुत हाई होता है, मतलब, और कुछ कुछ तो थोड़ा बह जाते हैं। आप आराम से 8 या 9 टन या उससे भी ज़्यादा टन का सैटेलाइट ले जा सकते हैं। तो जियो स्टेशनरी बहुत बड़ा होता है और एवरेज भी उसका 6.5 टन आता है, तो बहुत हैवी होता है। तो इनका है कि नहीं सर हम जियो स्टेशनरी जाएंगे ज़रूर, लेकिन छोटा ले जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि वही सिस्टम पे चलते रहें जो पहले से करते आ रहे हैं। तो इनका सैटेलाइट माइक्रो जियो में आता है। तो इनका टारगेट है कि वजन जो है काफ़ी कम है, हाफ टन भी नहीं है, मतलब 500 किलोग्राम्स के आसपास ही रखते हैं, वजन काफ़ी कम है। इन्होंने लॉन्च किया, मतलब क्लेम तो सब कोई कर देता है, इन्होंने लॉन्च कर दिया अप्रैल 2023 में, यानी ये वाला बनाया, लॉन्च कर दिया, ये स्पेसएक्स के ऊपर है, ये ईट कर दिए, सब चीज़ सक्सेसफुल हो गया। ये समझिए कि, और इसके बाद वाला इन्होंने जब ये लॉन्च किया था तो फाल्कन हैवी का इस्तेमाल किए थे। आगे वाले वेरिएंट में फाल्कन 9 करेंगे, वो फाल्कन हैवी बहुत कम लॉन्च होता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर लिया अपना। तो एक सैटेलाइट कंपनी है जिसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि वो माइक्रो सैटेलाइट बना रही है और सर्विस के तौर पे वो दे रही है आपको, रिमोट लोकेशन को एक्सेस दे रही है, और उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट हार्डवेयर में है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, जो ये लोग खुद से डेवलप कर रहे हैं। तो ये है कंपनी। अब बात करते हैं इनका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये समझिए कि जियो स्टेशनरी का इकोसिस्टम आप देखिए कि कौन कौन कंपनी है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाती है, जियो स्टेशनरी में जाती है, वो थोड़ा बड़ा प्लेयर है, मतलब बम बम लोग उसमें काम करते हैं, भरपुष्ट लोग जाते हैं, मतलब वहां पे इतने बड़े बड़े लोग कूदते हैं जिनसे आप ब्लैंक चेक मांगते हो, पूछते भी नहीं हो, बताते भी नहीं हो, सर पैसा है, पैसा ठीक है। तो वहाँ पे कौन है, 3 महीने से प्लेयर है आपका। नेशंस, देश को अगर कुछ करना है तो वो जनरली करते हैं। फिर लार्ज टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हो जाए, जिसमें आपका टेलीविजन से ये सब मेजॉरिटी उसी पे चलता है। फिर हो गया आपका आर्म्ड फोर्सेस, उनके पास तो पैसा पैसा होता क्या है सर, आप भूलो क्या चाहिए बन जाएगा। तो ये 3 मेन प्लेयर्स रहते हैं। तो इनका है कि सर जैसे हम लोग स्मॉल सैटेलाइट करके लो अर्थ ऑर्बिट पे इतना सारा तिगड़म किए, जियो स्टेशनरी को क्यों छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए ये है जियो स्टेशनरी का सबसे हैवी सैटेलाइट। आप देखिए ये बंदा है, ये बड़ा है, मतलब एक बड़ा बस जैसा है, बम बम है और भारी भी है। तो समझ सकते हैं बहुत बम बम ले जाया जाता है सैटेलाइट, और ये एवरेज है, मतलब ये तो थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन इसका आधा वजन और ऑलमोस्ट सेम साइज आपको अभी भी मिलता है। तो इंडिया में भी काफ़ी भरपुष्ट भरपुष्ट लॉन्च किया गया है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी जियो स्टेशनरी भेजते हैं ना, वो हमेशा ऐसा हो जाता है ना कि एक काम करो थोड़ा सा और डाल ही दो, थोड़ा सा और सोलर पैनल डाल दो, अरे सोलर पैनल डाल दिया तो एक काम करो थोड़ा और एंटीना डाल दो, बह जाते हैं हम लोग। तो रहा बात कि बड़े लोग खेल रहे हैं वो बह सकते हैं, लेकिन बात है छोटा प्लेयर क्यों ना घुसे उस फील्ड में। तो इनका वही है कि अगर हम लोग स्मॉल सैटेलाइट लियो पे जो लियो के लिए किए हैं, वही आपका पहुंच जाए, आपका जियो पे पहुंच जाए। तो ये देखिए इनका सैटेलाइट, ये देखिए 2 सैटेलाइट दोनों जियो पे जा रहा है, लेकिन एक का साइज, एक का साइज, ये देख लीजिए, ये बंदा है, ये बंदा है।
तो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो तो क्या असर पड़ेगा आउटपुट पे? ऑब्वियसली पड़ेगा। ये पूरा कॉन्टिनेंट सँभालता है, यानी कि ऐसे 3 से 4 सैटेलाइट काम खत्म, पूरा प्लैनेट कवर हो जाएगा। ये उतना बड़ा मतलब जो फुटप्रिंट है, रेडियो फुटप्रिंट उतना बड़ा नहीं रखता है, ऑब्वियसली बहुत छोटा है। लेकिन इनका है कि भैया मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट की जगह पे ये कंट्री तक आ जाता है कि भैया सिर्फ़ हम ये कंट्री सँभाल सकते हैं। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, यूज़फुल रहेगा और कंट्री के लेवल पे देखेंगे तो कंट्री कवर हो जाएगा। वो नहीं ज़रूरी नहीं है कि उतना बड़ा दिया जाए। तो रहा बात की और ये दूसरी बात कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमारे जैसे बोल रहे हैं एसडीआर यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रियल चीज़ है, मिलता है। मैंने इंटरनेट ये सैटेलाइट रेडियो का इस्तेमाल करके जब सैटेलाइट से इमेज डाउनलोड किया था वेदर सैटेलाइट से जो मेरे इंस्टाग्राम में है, बहुत स्क्रॉल पहले कीजिए तो दिख जाएगा। वो कॉमन टेक्नोलॉजी है आज, लेकिन अभी भी सैटेलाइट में ही नहीं हो सकता। तो इनका वही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लगाते सैटेलाइट में? क्योंकि ये बात सही है, जैसे एग्ज़ैक्टली जैसे फाल्कन 9 क्यों थप्पड़ मार दिया बाकी सबको? क्योंकि उन्होंने देखा कि सर कहने को आप कह रहे हो कि हमारी टेक्नोलॉजी ये है, हमारा वो है, आप 1970 से आगे बढ़े ही नहीं हो। स्पेसएक्स ने क्या किया कि सर 1970 छोड़िए 2000 में आइए। ये भी वही कर रहा है कि सर आपका सैटेलाइट से पहली बात ये सबके कॉन्ट्रैक्ट लंबे-लंबे होते हैं। कुछ-कुछ कॉन्ट्रैक्ट मतलब 4 से 5 साल तो बनने में लगता है, तो ऑब्वियसली डिज़ाइन तो स्टार्टिंग में बनाया जाता है। तो बहुत सारा चीज़ इसमें जो है टेस्टेड है, क्वालिटी है लेकिन आउटडेटेड है। तो इनका वही है कि सर हम छोटा-छोटा फटाफट करते चले जाते हैं ना, दौड़ना नहीं है, फटाफट करते चले जाते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना के इसको फ्लेक्सिबल कर रहे हैं और इनका मेन टारगेट है मतलब एज ए डिलीवरेबल वो है कि ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो है बैक होल देंगे रिमोट लोकेशन को। इनका टारगेट नहीं कि आपके मोबाइल फ़ोन में है या आप अपने घर में छतरी लगा आप वैसा कर सकते हो, लेकिन उनका टारगेट नहीं। इनका टारगेट है कि जैसे रिमोट लोकेशन है ना, वहाँ पे मोबाइल टावर्स हैं, वो मोबाइल टावर 2G पे चल रहा है, वो मोबाइल टावर को ऊपर में ये लगा दिया जाएगा डिश, ये डिश सीधे सीधे आपका सैटेलाइट से बात करे, अब उसके पास आ जाएगा 5G का स्पीड। अब 5G का लेटेंसी तो नहीं आएगा लेकिन स्पीड आ जाएगा, मतलब पाइप जो है मोटा पाइप है, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेटेंसी रहेगा और वो बाकी सब लोगों को नॉर्मल से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि इस मामले में थोड़ा दुनिया बड़ा और चल रहा है कि स्मार्टफ़ोन बहुत लोगों के पास है, उस स्मार्टफ़ोन में इंटरनेट सबके पास नहीं है। ये मतलब आप अफ्रीका में देख लो, इंडिया के भी रिमोट लोकेशंस पे देख लो, नेपाल में देख लो, बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि कहने को सबके पास स्मार्टफ़ोन है, एक्चुअल मॉडर्न मतलब ऐसा नहीं कि वो 2010 का स्मार्टफ़ोन नहीं सर, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्मार्टफ़ोन है। लेकिन है ये नहीं इंटरनेट। तो ये उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि सर आपके पास कंज़म्पशन डिवाइस आ गया लेकिन उसका फ्यूल नहीं है, तो हम फ्यूल डालते हैं। जैसे म्यांमार में चले जा रहे हैं कि सर सब चीज़ है लेकिन उतना नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क अभी भी 2G है। तो उसी को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि सर मोबाइल टावर आपने बिछाया हुआ है। अब मोबाइल टावर टू मोबाइल टावर फाइबर आप बिछा नहीं रहे हो, अंडर सी केबल बिछा नहीं रहे हो, सब नहीं कर रहे हो, ठीक है सर सैटेलाइट से कर लो। तो लॉजिक ये है इनका, मतलब इनके पास एक तरीका है काम करने का, क्योंकि फुटप्रिंट छोटा हो रहा है लेकिन ये टारगेट नहीं कर रहे कि जैसे स्टारलिंक है कि पूरा प्लैनेट, इनका है ही नहीं वो टारगेट। तो अब बात करते हैं इनका फिलॉसफी। मैं बार-बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपनी सक्सेस होगी या फेल होगी, वो जनरली उसके पैसे या बिज़नेस एक्यूमेन से ज़्यादा फिलॉसफी पे डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म पे खास तौर पे। स्पेसएक्स का फिलॉसफी अच्छा था, वो सबको जूता-चप्पल मार के चले गए। जिनका नहीं अच्छा, जैसे ईसा का देख लीजिए, वो रोते रहेंगे कि भैया हमने एक रॉकेट बनाया, वो इतना आउटडेटेड है कि उसे सब्सिडी दे के ज़िंदा रखना पड़ रहा है और हम लोग मना रहे हैं कि वो जल्दी-जल्दी उसको अपग्रेड करते जाएँ, फिर उसे फेंकें, फिर नया बनाएँ। इसरो का भी वही हो जाएगा कि कहने को हम लोग सब चीज़ करते रहेंगे लेकिन हमेशा डिज़ाइन आउटडेटेड रहेगा। मतलब सोचिए कि चाइना का स्पेस एजेंसी का डिज़ाइन इतना आउटडेटेड रहा कि उनको अब शॉक लगा कि अच्छा स्पेसएक्स जो कर रहा है वो करना चाहिए। अब जाके धक 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 कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। स्पेसएक्स बोल रहा है कि सर जब तक आप फाल्कन 9 कॉपी करोगे तब तक हम स्टारशिप पे पहुँच जाएँगे। बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा सर, जब तक आप 20 टन लो अर्थ ऑर्बिट पहुँचोगे तब तक हम 150 टन लेके पहुँचेंगे। तो आइए सर आप भी आइए। तो वही समझिए फिलॉसफी की बात होती है। तो यहाँ पे इनका है कि इन्होंने ग्राउंड से स्टार्ट किया कि सर हम सैटेलाइट बनाते हैं, हम किसी से सीखेंगे ही नहीं। हम जितने भी जियो स्टेशनरी ऑपरेटर्स हैं उनसे सीखेंगे नहीं। हम सीधे बुक्स को लेंगे, यीट कर देंगे, हटाओ। हमको कुछ नहीं पता, हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से। जैसे ये लोग क्यूबसाइट बनाते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है क्यूबसाइट बनाना, वैसा ही एकदम स्टार्ट करेंगे। इनका इनका लॉजिक था कि इन्होंने नोटिस किया कि वीकनेस है कि सर सैटेलाइट जो है उसको पहले से ही आपको सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप बैंडविड्थ लॉक कर देते हो। नहीं सर, वो लॉकिंग को हम हटाते हैं, एसटीआर में कूदते हैं। आपका मतलब इनएफिशिएंट हो जाएगा मतलब एनर्जी के मामले में, लेकिन कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा और इसका आगे मैं क्लियर कर दूँगा क्यों फ़ायदा हो रहा है इनको। अब ये ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़ा अंतर आता है, लेकिन एक होता है ना कि डायरेक्ट चलाओ तो ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर हो गया सैटेलाइट जो पैनल बना रहे हैं, मतलब सैटेलाइट क्या है? क्यूब है, राइट? तो क्यूब में क्या होता है? 6 साइड होता है। तो इन्होंने बोला कि सर 6 साइड को 6 पैनल बनाते हैं, उस पैनल पे काम करते हैं। जैसे ये आप सैटेलाइट देख रहे हो, ये बड़ा सैटेलाइट है, ये इनका माइक्रो सैटेलाइट 1.5 मीटर। इनका है कि सैटेलाइट्स को मतलब एज़ ए कंप्लीट सैटेलाइट बनाने की जगह पे 6 मतलब एक क्यूब है ना, तो क्यूब का सारा बॉक्स खोल दो, सारे साइड्स खोल दो, उस एक-एक साइड पे एक-एक करके काम करो।
तो इनका सारा पैनल्स जो है इस पे कुछ बंदे बैठ के काम करते हैं। तो कुछ पैनल है जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया जा रहा है, कुछ पैनल है जिसमें पावर मॉड्यूल लगाया जा रहा है, कुछ पैनल है जिसमें रेडियो मॉड्यूल्स लगाए जा रहे हैं। तो वैसे से करके सिर्फ पैनल द पैनल कामर, और हर पैनल इतना छोटा है कि उसको टेबल पे आप रखिए, हर तरफ से आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि क्रेन लगाओ फिर उसमें बहुत इधर से जाओ फिर उधर से, नहीं नहीं सर, आप आराम से टेबल पे काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि ह्यूमन रीच में हो जाता है। यानी जो पैनल है उसका वजन इतना नहीं है कि उसके लिए क्रेन चाहिए, उसका साइज इतना नहीं है कि उसको यील्ड करने के लिए पूरा जिग चाहिए। आप जिग रखोगे लेकिन कंपलसरी नहीं, मतलब समझ रहे कि रोलर्स में जैसे इंजन ब्लॉक के लिए आप नॉर्मल सिस्टम करते हो वैसा ही ये नहीं इनके लिए चाहिए कि सब पूरा बड़ा सा क्रेन है, रोलर है, ये है ना जी ना, नॉर्मल चिल। तो उससे फर्क पड़ता है कि इंसान का यील्ड बढ़ जाता है कि सर अच्छा सर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा फोकस है, मैं इसको काम कर लेता हूँ। तो वही समझिए, और सारे पैनल चूंकि अलग अलग कर दिया गया है तो पैरेलल वर्क पॉसिबल है। और गड़बड़ अगर होता भी, जैसे मान लिया किसी पावर में जो लोग काम कर रहे थे उसने पावर में काम किया, गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी वाला चलता रहेगा अपना नॉर्मल। जैसे पावर में मान लिया सोलर वाला गड़बड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, जो जायरोस्कोप पे काम कर रहा था उसको अभी भी काम करते रहना, उसको रुकने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सब चीज को पहले से ही ठूस दो, फंस जाइएगा। तो यही सब मतलब एक ना फ्रेश फ्रेश माइंडसेट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि सर हम लोग पहले भी ऐसा बनाते ऐसा ही करेंगे, नहीं जी, फ्रेश कैसे करेंगे, कैसे फटाफट कर सकते हैं। तो ये करके पैरेलल ये कर दिए हैं कि फटाफट सब चीज़ पैरेलल होता रहे, तो कहीं गड़बड़ हो भी तो ओवरऑल सैटेलाइट का डेवलपमेंट चलता रहेगा, जो गड़बड़ हुआ है उसे ठीक किया जाएगा और ओवरऑल टाइम पे डिलीवरी हो ही जाएगी। और इनका जो पूरा प्लांट है, नीचे वीडियो दिया हुआ है, पूरा प्लांट जो दिया है वो एक असेंबली लाइन जैसा है। और इनका वैसा नहीं है स्टार लिंक जैसा असेंबली लाइन जो कि हर चीज़ एकदम फाइन ट्यून हो जाए, क्योंकि आप कई हज़ार पीस बनाएंगे। इनका टारगेट भी उतना नहीं है। इनका टारगेट है ये जगह को हम संभालना है, तो उसके हिसाब से सैटेलाइट करेंगे, मतलब 30 सैटेलाइट ईयर का टारगेट है। तो उसके हिसाब से सारा चीज मीडियम स्केल प्रोडक्शन के हिसाब से सारा चीज बनाया गया है। और पूरा चीज पे फीडबैक लूप इन्होंने दिया है कि किसी बंदे को लगता है सर ये कर देने से हमारा समस्या सॉल्व होगा, सर बताओ, मैनेजमेंट तुरंत उसे लेगा, तुरंत सॉल्व करेगा, इंटीग्रेटेड है। यानी कि फीडबैक करते करते रिफाइन करते हैं। हमेशा मैं आपको बोलना चाहूँगा इंजीनियरिंग का, पहला बार जो बनाते हैं वो हमेशा कचरा होता है, फिर दूसरी बार बनाते हैं वो कचरा हो जाता है, फिर तीसरी बार बनाते हो वो भी कचरा हो जाता है। ये हमेशा चलता रहता है। यही इलॉन मस्क का दूसरा लाइट बल्ब था, रॉकेट्स को इटरेट करते जाओ। ये फाल्कन 9 जब बना था वो सिर्फ 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास का था, लेकिन वो नासा का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके थे, उनको रुक जाते कोई दिक्कत नहीं, लेना ये तो कचरा है फेंको इसको, फिर से रिफाइन किए, अच्छा थोड़ा सा बढ़ गया सर 15 टन हो गया, ये तो कचरा है फेंको इसे, फिर से बनाओ सर ये 20 टन का हो गया, चलो वैसे ही धर धर आप इटरेट करते जाओ। और यहाँ पे ये समझिए कि एक ट्रिक ये ले रहे हैं कि जितने सैटेलाइट्स इस तरह के डाले जाते हैं आपका जियो स्टेशन, उसमें रॉकेट पावर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये रॉकेट की जगह पे आप ये कर रहे हैं कि ये आयन इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉकेट है भी, मतलब जो हाइड्रोजन प्रोपेलेंट वाला सिस्टम है वो है, तो आयन इंजन क्यों पोत रहे हैं, दो सिस्टम क्यों पोत रहे हैं। बात है जहाँ पे आपको हाई ऊम्फ मैनूवर चाहिए, फटाफट इधर उधर करना है, वहां पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन से आप नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखते हैं उतना हाइड्रोजन आप डाल नहीं पाओगे, कंज्यूम बहुत होगा। सैटेलाइट आपका छोटा है, आप देख रहे हो सैटेलाइट छोटा है, तो हाइड्रोजन आपको मतलब समझिए ये करेक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं सर। हाइड्रोजन का मेन काम है फाइन ट्यून करना, तो मेन इधर से उधर कैसे करोगे, वो आयन इंजन से करेंगे। साइड इफेक्ट स्लो होगा, बेनिफिट करते रहेंगे। और इनका जो सेल कर रहे हैं ये कि इनका सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में होने के बाद ये है क्या बोलते हैं, वो सेलेक्ट कर सकता है अपना ऑर्बिट, यानी वो जी स्टेशनरी में है और जी यहाँ नहीं रहना है आपको, मालिक मतलब मिलिट्री सिस्टम है, मिलिट्री बोला सर इस जगह पे आप शिफ्ट कर दो, वो शिफ्ट कर लेगा जियो स्टेशनरी में। क्योंकि आयन इंजन धीरे धीरे वो आराम से एक्सेलरेट करेगा, डिसेलरेट करेगा, सही जगह पे आके लॉक कर देगा और छठे थ्रस्टर से फाइन ट्यून कर लेगा, काम खत्म। लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं, मतलब कि जैसे आप स्पेसएक्स का स्टारलिंक पे देखो, उसमें भी आयन इंजन यूज हो रहा है, उसमें इसलिए यूज हो रहा है कि वो एक तरह का फेल सेफ है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे उन्होंने रखा है, कुछ भी करेंगे सैटेलाइट क्रैश मतलब गिर ही जाएगा कुछ साल के अंदर। वो इंजन के इस्तेमाल से फ्लाई कर पा रहे हैं, बेनिफिट वो बहुत लो ऑर्बिट पे आ गए हैं। अब उसका दूसरा बेनिफिट होता है कि किसी भी कारण से इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, फ्यूल खत्म हुआ, वो खुद ब खुद ये हो जाएगा, गिर जाएगा, तो वो स्पेस में स्पेस डिलीवरी का इशू नहीं बनाएगा। रहा बात जियो स्टेशनरी में, वैसा नहीं किया जाता, वो जियो स्टेशन में उल्टा करते हैं, उसका ऊपर फेंकना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होता है जियो स्टेशनरी में। तो अगर उस एनर्जी को आप डीसेल करने का कोशिश की, एक पूरा रॉकेट लग जाएगा जो उसका डीसेल करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेवयार्ड और आपका ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसके ऊपर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट होता है, तो वो सब काम के लिए आयन इंजन है, आराम से कर लेगा। तो वो भी ये समझे थोड़ा लॉन्ग गेम है। जनरली लोग जियो स्टेशनरी में आयन इंजन नहीं डालते, इन्होंने डाल दिया, क्योंकि अब रहा बात की मेन अभी भी इनको थ्रस्ट है, लेकिन इनको समझ में आ गया कि अगर हम एक छोटा नॉर्मल हाइड्रोजन सिस्टम रखते हैं उससे सारा काम हो जाएगा और मेन बल्क वर्क हम आयन से कर लेंगे और ज़्यादा टाइम तक कर पाएंगे, कर दिया। तो फिलॉसफी इनका बहुत ही क्लेवर है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा कैसे कर दिया, इट्स लाइक वेरी क्लेवर, इट्स लाइक अच्छा ये कर सकते हैं ना सर,
जैसे आप गाड़ी आप कभी देखते हो तो गाड़ी का भी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होता है ना, दरवाजा पे अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं, बॉडी पे अलग लोग काम कर रहे हैं, पीछे का बॉनेट पे अलग काम कर रहा है, आगे कोई अलग काम कर रहा है, फिर जोड़ दिया जाता है सबको। सैटेलाइट में भी वही कर रहे हैं ये। तो फिलॉसफी बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प, मतलब कोई बैठ के सोच के कंपनी बनाया, सैटेलाइट बना के लॉन्च कर दिया। तो अब बात करते हैं क्लाइंट के बारे में। सपना दिखाना, प्रोटोटाइप बना लेना, डिलीवरी दे देना, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास क्लाइंट है कि आपका पॉकेट गहरा है? तो ये जैसे ही डेमोसैट 2 लॉन्च किए थे, यानी जो पहला क्यूबसैट था, लोग का अटेंशन इनके पीछे तुरंत पड़ गया और अभी मार्केट बहुत हंग्री है बम-बम लोगों के लिए। तो बहुत इंटरेस्ट आ गया इनके पास, कोई टेंशन नहीं है। क्लाइंट के मामले में सबसे पहला इनका क्लाइंट था अलास्का। उनका ये था कि अलास्का में ढंग का इंटरनेट नहीं है, तो अलास्का के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट जो सिर्फ अलास्का को ढंग का इंटरनेट देगा, रिमोट लोकेशंस को संभालने के लिए। ये उन्होंने बनाया था कि क्लाइंट उनका वही रहेंगे। रहा बात कि वो काम किया लेकिन फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो सोलर सिस्टम था वो फेल कर गया। सोलर उतना पावर नहीं दे रहा था जितना कर रहा था। सोलर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिस प्रोवाइडर दिया वो फेल कर गया। तो सैटेलाइट है, ज़िंदा भी है, लेकिन उतना पावर नहीं जितना उसको अपना काम करने के लिए चाहिए, तो वो फेलियर हो गया। लेकिन मतलब सैटेलाइट सब काम किया और जितना चीज़ इस कंपनी ने बनाया था वो सारा काम करते रह गया। वो बस सोलर बाहर से खरीदे तो वो लटक गया और वो खरीदना ही पड़ेगा। आप मतलब ऑब्वियसली घर आप ऑफ़िस के अंदर नहीं बनाने वाले हो सोलर सेल, खरीदोगे ही किसी से। तो वो थोड़ा-सा दिक्कत हो गया है इनके लिए। तो ये तो पहला सैटेलाइट मतलब जो पहला कमर्शियल सैटेलाइट था वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। लेकिन उसके बाद भी चूँकि बोल रहे हैं कि आज के टाइम में सैटेलाइट अब फटाफट और ये इतने कम दाम में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बना रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी और कंपनीज़ इसके पीछे कंट्री पड़ी हुई है, जैसे कि आपका पेरू पड़ गया है, कंट्री है, ये आपका साउथ अमेरिका में आता है, फिलीपींस है, फिर मेक्सिको है। अब रहा बात कि ये तीनों में क्या है, तीनों में लोग हैं, छोटी-छोटी कॉलोनीज़ हैं, आबादीज़ हैं, मतलब कि सेंट्रल जगह है और आबादी इधर-उधर फैली हुई है। मेजॉरिटी लोग छोटी-छोटी मतलब कॉलोनी जैसे समझ लीजिए वैसा में हैं, रहते हैं बाहर वाले रिमोट लोकेशन में, जैसे गाँव, कस्बा वैसा समझ लीजिए। उनके पास इंटरनेट नहीं है। इनका है कि सर हम उन सब जगहों को इंटरनेट दे देंगे। और वो सब जगह के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, यानी कि पेरू को संभालने के लिए पेरू के ऊपर वाले एक जगह पे सैटेलाइट डाल देंगे, फिलीपींस को संभालने के लिए फिलीपींस वाले में डाल देंगे, मेक्सिको को संभालने के लिए मेक्सिको वाले में डाल देंगे। तो ये सब रिमोट आईएसपी बैकहॉल बनाने लगेंगे। तो वही है। अब यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल काम हो रहा है कि आप सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब ठीक-ठाक पॉकेट देगा, लेकिन बहुत गहरा पॉकेट नहीं देगा। तो गहरा पॉकेट कहाँ से आएगा? गहरा पॉकेट आएगा यूएस स्पेस फोर्स। बोले भैया यूएस आर्मी इनके पीछे क्यों पड़ गया है? यूएस स्पेस फोर्स मतलब अभी समझ ही आ रहा है, ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं उनके साइट से उठाया हुआ नीचे वीडियो है, प्लीज़ उनका चैनल देखिए। उसमें दिखा रहा है कि चाइना जो आजकल बोट लेके चलता रहता है, बहुत बड़का डिश है, वो है कि जैमिंग करने के लिए है। क्या वो जैम कर सकता है? कर सकता है। और यूएस को पता चल गया कि वो जब पुराने सैटेलाइट्स जो हैं, बम-बम सैटेलाइट है, ठीक है सर, बहुत पावर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कुछ साल पहले आपने बनाया था। अब उसको नया तरीके से आप ब्लॉक करोगे तो कैसे होगा? और यूएस ये सीख चुका है कि उनका डिपेंडेंसी कभी भी कंपल्सरी नहीं होना चाहिए कि सर ये काम किया तो ही ठीक है। जैसे कि अभी के टाइम में कि उनका जो लेगेसी सैटेलाइट्स हैं, यानी कि बम बम दादाजी ने बनाया हुआ, लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ सब है, बम बम है सर, सब संभाल लें, लेकिन उसको कुछ हो गया, यानी मान लीजिए चाइना क्रैक कर लिया कि सर इस फ्रीक्वेंसी पे इसे हम जैम कर सकते हैं, लटक जाएंगे। तो उनका क्या है, हमें मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन चाहिए, यानी कि सर ये संभाल रहा है, ये लटका दूसरा संभालना चाहिए, वो लटका तीसरा संभालना चाहिए। तो उस डिमांड लिस्ट में इस कंपनी को डाल दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यूज़ कर रहे हैं, ये शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा एनिमेशन है ये उसी का है कि यूएस स्पेस फोर्स ने इनके पास एक मतलब समझिए एक एल्गोरिदम शेयर किया कि जैमिंग सिग्नल आप चिल मारो, हटा दो जैमिंग सिग्नल को। जैमिंग करने के लिए आपके कितना भी फोर्स मारे, आपको दिक्कत नहीं होगा। और रहा बात कि ये छोटा सैटेलाइट है, जल्दी-जल्दी बनाया जा रहा है। मान लीजिए चाइना कल को इसको क्या करता है, वो नया अपडेट निकाल के फिजिकल हार्डवेयर लॉन्च कर देंगे, जाओ चिल मारो। जो आपका एस्ट्रा स्पेस में भी काम चल रहा था ना कि यूएस गवर्नमेंट क्यों पड़ा हुआ कि हमको फटाफट सैटेलाइट लॉन्च करना है। ये नहीं कि सर सैटेलाइट बनाएँगे, वो करेंगे, तो सैटेलाइट लॉन्च करने का आपने व्यवस्था कर लिया कि सर 2 दिन के अंदर आपका सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है सर। सर सैटेलाइट कौन-सा बना रहा है? तो सैटेलाइट बनाने में ये लोग आ गए हैं कि रिडंडेंसी चाहिए कि हमारा जो दादाजी वाला है यूएस गवर्नमेंट का, वो दादाजी रहने दो। लेकिन थोड़ा-सा और भी रखो कि चाइना अगर दादाजी को उड़ाता है, तो बाकी लोग बच्चे लोग उड़ा देंगे इनको। बच्चा को उड़ाता है तो दादाजी उड़ा देगा। तो रिडंडेंसी के मामले में देश कभी भी एक जगह पे ऊप्स नहीं होना चाहिए। ओह सर ये था, बम-बम थे, ये चला गया, हम लटक गए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्लाइंट के मामले में इनको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। मतलब इनका इसीलिए बोल रहा हूँ कि सैटेलाइट फेल हो गया तब भी बजट पे बजट आ रहा है और बोल रहे हैं जब यूएस स्पेस फोर्स का पैसा लगता है, उनकी छत्रछाया आती है। सर टका के बारे में हम लोग नहीं गिनते हैं, सर टका बच्चे लोग गिनते हैं, हम लोग टका से ऊपर चले गए। टका इज़ बाय बाय, टका हो गया। जब और जितना इनका क्लेवर फिलॉसफी है, ये गर्दा उड़ा ही देंगे कुछ साल के अंदर।
अब बात करते हैं इसमें एक थोड़ा आयरनी हो गया, थोड़ा दुखद आयरनी है एक तो इसमें कि पूरी दुनिया में हर जगह जैसे ही बंदा भी बात कर रहा है और बात सही भी है कि फाइबर एक्सपेंसिव है, लेकिन ये समझना होगा फाइबर एक्सपेंसिव नहीं है। फाइबर जो आप देखते हो वो एक्सपेंसिव इसलिए है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत पत गया है। यानी कि फाइबर आप बोलोगे ना फाइबर खरीदना महँगा है, लेकिन आप उससे अगर एक गाँव को सर्विस कर रहे हो, कितने कस्टमर्स को आप दे रहे हो? बहुत को दे रहे हो, आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, तो करते क्यों नहीं? उसपे इतना रूल्स रेगुलेशन पड़ गया है, मतलब कि इतना ज़्यादा तांडव है कि पोल आप लिटरली पोल बिछाने का लाइसेंस लेने में लुट जाएँगे। मतलब जियो पैसा पानी की तरह बहाए सिर्फ़ पोल का लाइसेंस निकालने में कि भैया पोल हमें लगाने दो कहीं पे भी। और इसीलिए वो लोग चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक वाले पे करें। एंड में हुआ कि सर अपना इंडिपेंडेंट कर लो, वो ज़्यादा आसान है। तो ब्यूरोक्रेसी के चलते फाइबर महँगा है। ये एकदम मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कोई भी रिमोट लोकेशन लो आप, इंडिया में लो, नेपाल में लो कहीं पे भी लो, वहाँ पे अगर फाइबर नहीं है तो इसलिए नहीं है कि फाइबर बहुत महँगा है। वो श वन टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और एक बार आप ये लिंक जोड़ देते हो ना, उससे इतना इकोनॉमिक हॉर्स पावर बढ़ता है कि 2, 3, 4 उसके बाद पीछे-पीछे आने लग जाते हैं। तो मतलब बस एक बार आपको पुश करना होता है कैपिटल लेके। वो गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन गवर्नमेंट इतना ब्यूरोक्रेसी डाल दी कि खुद ही गोल-गोल घूम रही है। जैसे यूएस गवर्नमेंट का था कि $400 मिलियन उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो भी 1-2 प्रोजेक्ट की बात करो। ग्रांट और उनका लॉ है कि हर रिमोट कम्युनिकेशन में होना चाहिए, हर जगह मतलब उसको क्या बोले वेल कनेक्टेड होना चाहिए। पैसा लेके सारी आईएसपी गटक गई। कुछ कुछ नहीं हुआ। उतना पैसा इतना ज़्यादा पैसा था ना कि एक-एक कस्बा को छोटा-छोटा पकड़ के, लो भैया तुमको हम फाइबर दे रहे हैं। इस साल में ये सारे कस्बे को हम फाइबर दे रहे हैं, अगले साल हम ये सारे जगहों को फाइबर दे रहे हैं। हर साल उन्होंने पैसा खर्च किया, कुछ नहीं हुआ, पैसा सिर्फ गटक गए। तो वही समझिए ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा बुरा असर कर रहा है फाइबर पे। और सबसे बड़ा बात ये समझिए कि आप रोड बनाते हैं, जैसे अलास्का में ये बात एकदम सही है कि वहाँ पे रिमोट लोकेशन है। वहाँ रोड इतना बम-बम कैसे है सर? और वो जगह तो बर्फ मत जमता है, तो भी रोड कैसे टिका हुआ है? क्योंकि रोड पे लिए पब्लिक के परसेप्शन में कि सर रोड है, इंपॉर्टेंट है, बनाओ, खर्चा आता है उसको हटाओ, बनाओ, ज़रूरी है। फिर आपका पावर लाइन, बिजली का लाइन है, जैसे वो फिलीपींस में ही दिखा रहा है कि वहाँ स्कूल है। स्कूल में अगर बिजली है तो दैट उसका मतलब है ना कि उसको किसी तरीके से मेन ग्रिड से जोड़ा गया है। मतलब कोई फिजिकल लाइन है जो गया है ग्रिड तक, तभी आपका ग्रिड चल रहा है और वो भी 3 लाइन गया है, 3 फेज़ का इलेक्ट्रिसिटी है। हर जगह पे, नेपाल में भी देख लीजिए, सब जगह है। आपका रेलवे लिंक इंडिया में कि रेलवे लिंक जा रहा है, भैया पोल है, पोल के ऊपर ये है, साइड में आप डाल दो, फाइबर लटका दो, हर जगह पहुँच जाएगा। आप सोच रहे हो कि और रहा बात इस पे तो कोई चोरी करने के लिए नहीं चढ़ेगा भैया, 25 केवी प्यार देने आ जाएगा। तो समझिए वही कि हमारे साइकोलॉजी में बहुत सारे डेवलपिंग नेशन खासतौर पे इस मामले में इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इंडिया में ये बात सही है कि बहुत जगह अभी भी नहीं है, एकदम क्लियर बात है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं और आबादी के हिसाब से देखते हैं, ऑलमोस्ट पूरी आबादी पहुँचने में। रिमोट एरिया में कम लोग रहते हैं इसलिए अभी नहीं पहुँचे हैं। नहीं तो जियो और एयरटेल लड़ झगड़ के पहुँचा ही देंगे हर जगह में। और आने वाले कुछ साल के अंदर मतलब हम लोग लोड भी नहीं लेंगे। अभी जियो फाइबर का मैप देखिए, डैम! हर एक जगह पहुँच गया है ऑलमोस्ट। तो वो हम लोग बहुत थोड़ा स्पॉइल्ड हो गए हैं कि इंडिया में कितना सस्ता इंटरनेट मिलता है कंपैरेटिवली। बाय द वे चाइना से भी सस्ता है। यूएस से तो कंपेयर ही मत कीजिए। और बाय द वे साउथ कोरिया में अच्छा इंटरनेट है, लेकिन उसका दाम देख के जितना हम लोग पहले देते थे ना 1 जीबी के लिए डायल अप के टाइम में, उतना वो देते हैं। तो वही समझिए कि हम लोग थोड़ा स्पॉइल हो गए, लेकिन बात वही है कि छोटे नेशन जो है ना, ये डिपेंडेंट हो जाते हैं बड़े देशों पे। यानी कि फिलीपींस कल को अपना स्पेस प्रोग्राम नहीं बना सकता है। वो भी उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इकोसिस्टम ही नहीं है। पूरी मतलब समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में कितने सारे देश हैं, लगभग 200। कितने देश के पास स्पेस प्रोग्राम है कि सारे स्पेस के लिए हुलुलु करते हैं। ये नहीं कि बना के कहीं और से भेज रहे हैं। हम लोग पूरा रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नंबर 10 भी नहीं आता है। समझ रहे? ऑस्ट्रेलिया नहीं आता उस चीज़ में। तो ये समझिए कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है छोटे देशों के लिए कि वो बड़े देश पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं कि भैया अमेरिका का स्पेस एक्स सब चीज़ सही से करेगा तो ही ये सब चीज़ हो सकता है। क्योंकि ये बात एकदम क्लियर, अगर स्पेस एक्स नहीं होता, इस तरह की कंपनी के सपने भी नहीं आते। क्यों? सैटेलाइट के लॉन्च में ही लुट जाते। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिपेंडेंट हो जाना, और वो लाइफ डिपेंडेंट ही होती है क्योंकि फाइबर बिछाने का आप खर्चा उठा लेते हो मान लो, तो वो धीरे-धीरे वो खुद ब खुद ग्रो करेगा। बहुत पेनफुल होगा, बहुत दर्द होगा, लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और धीरे-धीरे आपका अपना ग्रो होते चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश का शॉर्टकट मारते हो कि सर वो जैसे मतलब अमेरिका का स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करता है सस्ते में, उसका फ़ायदा उठा के 4-5 अमेरिकन कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करने लगी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब आप डिपेंडेंट हो गए, अब आपका खुद का फाइबर नहीं बिछने वाला है और आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। स्टारलिंक इंडिया में जैसे अगर नहीं आ रहा है, दिक्कत वाली बात है, लेकिन वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग बिना उसके लटक जाएँगे। हम लोग के लिए ठीक है यार, वो एकदम ऑड जगह खोजना पड़ता है। तो वही बोला, आबादी के हिसाब से हमें उतना दिक्कत नहीं है, कंपेयर टू अदर नेशन। आप बोल रहे हैं इंडियंस स्पॉइल हो चुके हैं कि हम लोग को कितना बम-बम इंटरनेट मिलता है। तो ये एक बहुत सीरियस बात है कि छोटे-छोटे देश अपना पैर मतलब लड़ झगड़ के सीखने की जगह पे ये
शॉर्टकट जो निकाल रहे हैं बहुत भारी पड़ सकता है। और लैग तो आपको मिलेगा ही, जियो स्टेशनरी ये लोग क्लियर बोल रहे हैं, ऐसा एक भी जगह नहीं है कि वो जब जियो से करेंगे लैग नहीं होगा, नहीं लैग होगा, लैग झेलना ही पड़ेगा आपको। तो रहा बात कि क्या फ़ायदा अगर लैग है तो, आप ऐसा समझिए कि नेटफ्लिक्स देखने में लैग से फ़र्क नहीं पड़ता, यूट्यूब देखने में लैग से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको बोलता है सर मैं आपको 10 एमबीपीएस का कनेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ़ 10 एमबीपीएस का, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ है ही नहीं। 10 एमबीपीएस है, सीधा-सीधा आप बोलोगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। चुपचाप से पैसा लोगों को दे दो। ये सब सैटेलाइट का जो थ्रूपुट है वो अराउंड फ्यू गीगाबाइट पर सेकंड है। तो अगर वो एक-एक मोबाइल टावर को भी दे देता है लेट्स से आपका 100 एमबीपीएस, तो वो सब लोगों में मिल बाँट के अच्छा खासा दे सकता है स्पीड। और एसएमएस, व्हाट्सऐप आपका मतलब कम्युनिकेशन सारा हो जाएगा। और ये तो मान रहे हैं कि ये तो उनका माक 1 सैटेलाइट का आउटपुट से बता रहे हैं। वो जैसे-जैसे सैटेलाइट इम्प्रूव करते जाएँगे, आराम से वो 2-4 सैटेलाइट जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा देश है बोलता है सर हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है, सैचुरेशन हिट हो रहा है, एक और सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं और प्रॉफिट आएगा। तो लैग तो आएगा, वो झेलना पड़ेगा, लेकिन उससे यूज़लेस नहीं हो जाता। मैं क्लियर कर देता हूँ, लैग होगा ये एकदम सच बात है, लेकिन यूज़लेस नहीं होगा। और इसमें वो पेनल्टी नहीं है जो स्टारशिप के पास पेनल्टी पड़ा हुआ है कि भैया स्टारलिंक को उड़ाने के लिए स्टारशिप बनाओ। क्योंकि स्टारलिंक जो है इतना ज़्यादा सैटेलाइट माँगता है कि नॉर्मल फाल्कन 9 नहीं लॉन्च कर सकता उसको। तो अभी क्या लॉन्च कर रहे हैं, वो सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं। खुद ही उनको पता है कि भैया जो ब्लॉक 1 क्या बोला, माक 1 जो सैटेलाइट्स है वो यूज़लेस है, V2 चाहिए। अब V2 कब तक लॉन्च करेंगे? जब तक स्टारलिंक ये स्टारशिप नहीं कंप्लीट होता। तो V2 को बना दिए हैं कि स्टारशिप से लॉन्च कर सकें। सोचिए रॉकेट बनाया जा रहा है और उसके लिए सैटेलाइट रेडी है। सैटेलाइट अभी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। बीच में एक ठो ज़बरदस्ती का बना रहे हैं सैटेलाइट V1.5 जो दोनों के बीच का है। उनको वो स्पेसएक्स को भी बताया, बार-बार बताते हैं कि उनको चाहिए स्टारशिप काम करना चाहिए, अगर स्टारशिप नहीं करेगा स्टारलिंक फेल हो जाएगा। इनको उतना दिक्कत नहीं, इनको कुछ ही सैटेलाइट्स में काम हो जाएगा क्योंकि जहाँ पे फाइबर है वहाँ ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ फाइबर नहीं है वहाँ पे दे रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं देना है कि सर ये जगह है हम आपको दे रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा आयरॉनिक बात है कि मतलब पावर, रेल, रोड ये सब मामले में इंसानियत के पास समझ आ गया। फाइबर को हम लोग उस नज़रिए से नहीं देखते जिस नज़रिए से देखना चाहिए। आया नहीं ये मतलब और उसमें डेंजर भी नहीं है लेकिन उसमें रेगुलेशंस बहुत है। बहुत रेगुलेशन है भाई। यहाँ आप खोद नहीं सकते। इट्स लाइक लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, यहाँ आप खोद नहीं सकते। अरे सर वहाँ का देखो नहीं, यहाँ आप नहीं खोद सकते। तो ये थोड़ा दुखद आयरनी है और रहा बात कि छोटे-छोटे देश बहुत गड्ढा में फँस सकते हैं। जैसे रशिया में सब लोग अभी आप लोग देख रहे हो कि सारी कंपनी निकाल दिया अमेरिका की, ठीक है, सब कंपनी निकाल उसमें ऑयल कंपनीज़ निकली। ऑयल कंपनी खतरनाक बात है, क्यों? ऑयल कंपनीज़ निकलेगी, ऑयल रिफाइनरीज़ चलाने वाले निकल जाएँगे। अब वही सोचिए कल को पेरू के साथ कुछ होता है, यूएस का लड़ाई झगड़ा होता है और पेरू बोलता है हम ये नहीं करेंगे, अमेरिका बोलता है तुम करोगे। नहीं हम नहीं करेंगे। बोलता है हम प्रेशर लगाएँगे, बोला आप प्रेशर लगा के दिखाओ। तो बोला एक काम करो सबका इंटरनेट काटो। समझ रहे हैं? इसीलिए डिपेंडेंसी क्रिटिकल चीज़ के लिए दूसरों पे भारी साबित हो सकता है। ये थोड़ा दुखद बात है कि मतलब हम लोग फाइबर को उतना भाई महँगा उतना नहीं है जितना दाम बता रहे हैं। मतलब 50 लाख रुपया पर किलोमीटर इट्स लाइक पागल हो गया। भाई लोग को बोलो कि भैया सर आपके गाँव में हम फाइबर बिछा रहे हैं, लोग खुद आके खोद के आपको टनल वो दे देंगे क्या बोलते हैं ये चैनल जो है बना के दे देंगे, उसके अंदर आप दफना दो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ़ फाइबर का खर्चा लगेगा और कुछ लाख में निपट जाएगा। वो जो है ना इतना ब्यूरोक्रेसी पोत दिया गया है कि बहुत गड़बड़ बात है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इस नई कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यहाँ वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।